Hi, good morning, friends, and welcome to A.K. Gupta Bankers Training Institute, pioneers in providing training for promotion in banks and GIB. In this session, my friends, we will discuss certain super hot questions for paper 1 of GIB, Principle and Practice of Banking. ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करने लगे हैं, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड क्वेश्चन पर आधारित है. These are based on the record questions. Slightly हमने इसमें difficulty level थोड़ा सा बढ़ा दिया. That's the only thing which we have done. हमारे अनेक स्टूडेंट्स हमको एक्सपीरियंस देते हैं, शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, और बड़ी लार्ज संख्या में बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खूब अच्छे नंबर उठाए हैं. वो स्टूडेंट हमारे साथ इन क्वेश्चंस को शेयर करते हैं साथ. इससे पहले कि मैं क्लास चलूं, आपके साथ आगे बढ़ूं, क्वेश्चंस करवाऊं आपको, थोड़ा सा 1 मिनट इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में. विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल से कि हमारे स्टूडेंट आज जो कभी स्केल 1-2 आए थे, वो जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर के पदों पे भी हैं. क्लर्क आए थे तो वो एजीएम पे पहुंचे हुए हैं और आगे डीजीएम पे पहुंच जाएंगे. अपनी मेहनत से आगे बढ़े. मेरा नाम A.K. गुप्ता है. 28 इयर्स का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, और बैंक छोड़ने के बाद लगभग 22 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं. बैंक में रहते हुए वक्त भी 28 इयर्स में से 12 साल मैंने टीचिंग की है. फैकल्टी रहा हूं, प्रिंसिपल भी रहा हूं 5 साल तक. आइए मेरे साथी, हमारे एक साथी मिस्टर अंशुल गुप्ता हैं. इस रिकॉर्डिंग में वो साथ में नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जब उनकी देखेंगे तो कुछ और वीडियोज आएंगी, उसमें आप उनसे मुलाकात हो पाएगी आपकी. आइएगा, फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ. और ये लीजिएगा मेरे साथियों, ये तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 10 सितंबर 2022 से हमारा एक लाइव ऑनलाइन क्लास चलेगी. जीआईबी के जो साथी एग्जाम दे रहे हैं नवंबर 2022 में, और वो हमारी सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. पहले 2 नंबर ऑफिस के हैं और बाद का तीसरा नंबर मेरा पर्सनल है. प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी पहले 2 नंबर पर करिए, और बैंकिंग संबंधी कोई समस्या हो, कोई बात करनी हो, तो मेरे से बात कर सकते हैं बिटवीन 10 in the morning to 6 in the evening. ओके माय फ्रेंड्स, मूव करिए क्वेश्चंस पे आए सीधा. स्टाइल थोड़ा बदला हमने. हमारी इच्छा ये है कि एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन हो जाए और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहे. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. पहली, RBI has direct supervision over depositories and mutual funds. No, गलत बात है. किसका सुपरविजन है डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड्स पे? सेबी का है. सेबी होती तो आंसर ठीक होता. और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो 5 स्टेटमेंट में से पूछा कौन सी ठीक है. एग्जामिनर पहली लाइन ही उठा के पूछ लेता, Who has direct supervision over depositories and mutual funds? लिख देता RBI, NABARD, SEBI, IRDAI, both insurance and this, like that. तो यहाँ पे RBI के बजाय SEBI होता तो आंसर करेक्ट होता. तो ये लाइन गलत है. दूसरी बात, मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. बिल्कुल सही बात है. मार्केट में मनी सप्लाई कितनी रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक मेनली CRR का इस्तेमाल करता है और SLR का भी करता है.
ध्यान रखिए, मेरी लाइन की तरफ ध्यान रखिए। मेनली सीआरआर का इस्तेमाल करता है कि मनी सप्लाई टाइम पे कितनी रहे। जब मनी सप्लाई रिड्यूस करनी हो, घटानी हो, तो सीआरआर की दर बढ़ा दी जाती है। ये क्लास चल रही है अभी इस समय सीआरआर की दर 4.5% ऑफ एनडीटीएल है। पहले 4% रही बड़े लंबे समय तक। मार्च 2020 में 3% कर दी गई थी। फिर मई 2021 में 4% कर दी गई और अभी 4.5% ऑफ एनडीटीएल है। आई तो ये लाइन सेकंड वाली बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तीसरी लाइन, प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स। भाई प्राइमरी डीलर कौन होते हैं? जो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं, प्राइमरी डीलर्स। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में नहीं करते। चौथी बात, आपको चुनना है कौन सी स्टेटमेंट मेरे साथियों करेक्ट है, ये देखना है। इश्यू एंड सर्विसिंग ऑफ द गवर्नमेंट डेट इज मैनेज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। भाई साहब, गवर्नमेंट का डेट कौन मैनेज करता है? सेबी करती है, आईआरडीए करती है, पीएफआरडीए करता है, आरबीआई करता है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। गवर्नमेंट का डेट आरबीआई मैनेज करता है, इसलिए लाइन गलत है। इश्यू एंड सर्विसिंग ऑफ दी गवर्नमेंट डेट इज मैनेज बाय कमर्शियल बैंक, ये करेक्ट नहीं है। इट शुड हैव बीन आरबीआई। नेक्स्ट करिए, ये भी गलत। तो अभी तक हमारी कुल मिला के लाइन सेकंड ठीक आई है अभी तक। पांचवा, डिक्रीज इन एसएलआर कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। उल्टा कर दिया। इंक्रीज इन एसएलआर होता तो ये लाइन ठीक होती। एसएलआर बढ़ाने से बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और पैसा लगाना पड़ता, तो बैंकों के लेंडेबल फंड्स कम हो जाएंगे। तो डिक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन ठीक नहीं है। इंक्रीज होता तो ठीक होता, ये तो उल्टा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा देती है। सारी स्टेटमेंट गलत है सिवाय नंबर 2 के, इसलिए आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे साथियों। State which of the following statements are false. RBI is the regulator of banks and the securities market in India. भाई सब पहली तो बात ठीक थी, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर तो सेबी है, इसलिए पहली बात गलत है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स ठीक, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, तो ये लाइन गलत है। RBI started functioning from 1934 onwards. RBI एक्ट 1934 का है, लेकिन आरबीआई ने 1934 में स्टार्ट नहीं किया। RBI started working from 1st April 1935। 1st April 1935 से स्टार्ट किया गया। आरबीआई ने काम शुरू किया 1st अप्रैल 1935 से, एक्ट 1934 का है, तो ये लाइन भी गलत हो गई। आरबीआई, थर्ड लाइन ले रहा हूं, आरबीआई फंक्शंस इंक्लूड
मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। आरबीआई का मेजर रोल है ये कि बैंक रिस्क मैनेजमेंट ठीक करें, बैंक एडिक्वेट कैपिटल रखें, बैंक फेल ना हो, उनका रेगुलेशन किया जाए। तो मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आरबीआई का एक मेजर रोल है, मेजर फंक्शन है। तो थर्ड लाइन इसलिए करेक्ट है। आरबीआई फंक्शंस इंक्लूड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मजबूत रहे संस्थाएं, फेल ना हो जाए, तो ये करेक्ट से। चौथी, notes in certain denominations from ₹1 to ₹2,000 are issued by RBI. ठीक नहीं है, क्या गड़बड़ है? ₹1 का नोट तो भारत सरकार जारी करती है, आरबीआई जारी नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ₹1 के नोट को करेंसी नोट कहते हैं, ₹2 या उससे ऊपर के नोट को बैंक नोट कहते हैं। ₹1 का नोट भारत सरकार जारी करती है, ₹2 और उससे ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है। एट प्रेजेंट ₹2,000 तक के नोट जारी है, आरबीआई ₹10,000 तक का नोट जारी कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुना करो, मैं एक सवाल के करते करते मैं कई सवाल बताता हूं जो एग्जाम में आ रहे होते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ दे रहा हूं आपको। नोट्स इन सर्टेन डिनोमिनेशन फ्रॉम ₹1 to ₹2,000 आर इशूड बाय आरबीआई, ना, गलत। ₹1 नहीं, ₹2 होगा। तो चौथे भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, पांचवें पे आए। आरबीआई अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही है। किसी भी बैंक में सीईओ अपॉइंट करने से पहले आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। पर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, आरबीआई ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दी बैंकों की, किसी आदमी को सीईओ लगाना चाहते थे, आरबीआई ने नहीं मांगा। वो 4 साल के लिए लगाना चाहते थे, आरबीआई ने कहा ना, 1 साल के लिए लगाए। तो आरबीआई अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो मेरे साथियों, थर्ड ठीक है, फिफ्थ ठीक है, और 1, 2 और 4 गलत है। 1, 2 और 4 गलत है, 1 भी गलत, 2 भी गलत और 4 भी गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 2 and 4 आर फॉल्स। फर्स्ट 2 and 4 आर फॉल्स। थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। अगर होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर डी हो जाता। थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। Move next, my friends. State which of the following statements are false. False ढूंढना है। RBI has no power to amalgamate weaker banks with strong banks, गलत बात। आरबीआई के पास पावर है, वीकर बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ अमलगमेट कर सकता है, और बहुत बार हुआ है, आपने देखा होगा। बैंक ऑफ पंजाब अमलगमेट हुआ था, सेंचुरियन बैंक अमलगमेट हुआ था, शायद बैंक ऑफ मदुरा भी अमलगमेट हुआ था। तो आरबीआई के पास ही पावर है। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां लिखा आरबीआई इज नो पावर, आरबीआई हैज पावर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नंबर 1। नंबर 2, credit authorization and consortium finance schemes of RBI are still mandatory for commercial banks in India. मेरे साथियों, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्टार्ट हुई थी 1965 में। और बाद में कंसोर्टियम फाइनेंस भी आया कि बहुत बड़े लोन आपको कंपल्सरीली मिलकर करने पड़ेंगे, आप अकेले नहीं कर सकेंगे। बाद में रिजर्व बैंक ने ये दोनों बातें हटा ली। एंड इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 1997 में
कनन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये हटाई गई थी चीजें, पर यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है उस बात की। फिलहाल ये दोनों स्कीम मैंडेटरी नहीं है। क्रेडिट ऑथराइजेशन तो खत्म ही कर दी गई है, कोई आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी होती किसी लोन की। पहले बड़े लोन रिजर्व बैंक को भेजे जाया करते थे, अब एक्सपोजर नॉर्म ले आए उसकी जगह पे। एक्सपोजर नॉर्म आरबीआई ले आया है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क बना है, वो आप पढ़ेंगे जब आप सीआईबी करेंगे तो तब पढ़ेंगे उसको, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को। और कंसोर्टियम फाइनेंस अब मैंडेटरी नहीं है, आपका मन आए तो मिलकर करिए, नहीं तो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अनुसार एक्सपोजर के नॉर्म रहेंगे, उसका ध्यान आपको रखना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, आरबीआई करंटली ड्रॉज इट्स पावर ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज कंट्रोल फ्रॉम फेरा 1973। ये भी गलत है। RBI currently draws its power of regulating exchange control from FERA 1973. पहली बात तो FERA 1973 रिप्लेस हो चुका है, पैमा से रिप्लेस हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। चौथी बात, all scheduled bank branches can handle foreign exchange transactions. No. All scheduled bank branches can handle foreign exchange transactions. पहली बात तो ये है, हर बैंक के पास ही लाइसेंस नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज का काम करने का। सेलेक्ट बैंकों को लाइसेंस मिलता है, और सेलेक्ट बैंक भी जिनको ऑथराइजेशन है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डील करने की, वो भी अपनी सेलेक्ट ब्रांचेस को पावर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन करने की। तो भाई ये तो मामला गड़बड़ा गया, सारी की सारी लाइनें गलत है, सारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा मेरे साथियों डी। सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। वो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। SLR is lower than CRR, गलत। CRR is always lesser than SLR. Right now, CRR is 4.5% of NDTL. SLR is 18% of NDTL. So SLR is higher than the CRR. दूसरा, as there is no sub-target for MSME sector. माइक्रो एंटरप्राइज के लिए तो है, लेकिन MSME के लिए कोई टारगेट नहीं है। It does not comprise the priority sector. अरे भाई ये थोड़ी है, MSME प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा है, अलबत्ता उसके लिए कोई अलग से टारगेट नहीं रखा गया, तो ये लाइन भी गलत हो गई। तीसरा, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन सेकंड शेड्यूल टू द RBI एक्ट, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स शुड हैव demand and time liabilities of minimum 750 crore on a continuous basis for 1 year. ये लाइन तो आपको याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल ठीक लाइन है। किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का तभी उसका नाम जोड़ा जाएगा जब उसकी 1 साल तक लगातार डिमांड और टाइम लायबिलिटीज कम से कम 750 करोड़ की रही हो। तो करेक्ट इसमें से स्टेटमेंट हो गई ओनली 3, और इसलिए आंसर हो गया सी, ओनली 3। ये याद रखना आपने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक तभी बनेगा जब 1 साल तक 750 करोड़ उसकी डिमांड टाइम लायबिलिटी हो। आइए मेरे दोस्त, अब थोड़ा आसान सवाल है। Depositories hold securities in which form? Physical form, demat form, cloud computing form, any one of these? No. Depositories का तो काम है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, डीमेट फॉर्म में रखना। डीमेट का मतलब है फिजिकल फॉर्म को
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों बी फॉर बॉम्बे होगा। डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, डीमैट फॉर्म, ध्यान कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, who provide the clearing house facilities for netting of payments and securities delivery? लोग शेयर्स बेचते हैं या खरीदते हैं, पैसा पाते हैं या देते हैं, तो इसका काम कौन करता है? आप भी क्लियरिंग हाउस करते, बैंक वाले भी चेक्स की क्लियरिंग लगाते हैं ना। मैंने चेक कलेक्शन करना हो, कुछ लेना देना हो, तो आप क्लियरिंग हाउस में लगाते हैं उसको, आप उसका करते चेक होगा। जो पेमेंट एंड सिक्योरिटीज की डिलीवरी को नेटिंग ऑफ कौन करता है? प्राइमरी डीलर्स ना। They deal in the government securities. They do purchase and sale of government securities. Stock exchanges. बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टॉक एक्सचेंज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप शेयर्स खरीदें बेचें तो उनका क्लियरेंस करते हैं। डिपॉजिटरीज का काम है शेयर्स का रिकॉर्ड रखना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन डीमैट फॉर्म। और आरबीआई तो बैंकिंग के जो चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, उनके लिए क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ, चौथा सवाल की बात कर रहा हूं मैं। क्लियरिंग हाउस का काम बेसिकली आरबीआई का है और आरबीआई उस काम के लिए बैंकों को नियुक्त करता है अलग अलग सेक्टर्स पे। तो बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो गया स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट्स एंड सिक्योरिटीज डिलीवरी। एक दो सवाल और देखेंगे दोस्तों। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय, कौन करता है इनको कंट्रोल? सीधा सा सवाल है, हम पहले भी कर चुके हैं। इनको स्टेट गवर्नमेंट करती है कंट्रोल और आरबीआई करता है। पर सवालों का जवाब देते समय आपको पहले खुद पता होना चाहिए, बाद में ऑप्शन पढ़ा करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब आपको तो पता है स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई करते, तो ढूंढ लीजिएगा इसमें ऑप्शन। चौथे नंबर के ऑप्शन है डी है, स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। नहीं तो लिखते नबार्ड एंड आरबीआई, नबार्ड एंड सेबी, आरबीआई एंड सेबी, उलझ जाते कहीं ना कहीं। अगर जवाब पहले से पता होता तो हम चौथे ऑप्शन पे क्विकली निशान लगा देते। तो सातवें का करेक्ट आंसर है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई कंट्रोल करते हैं। एक सवाल और लेंगे। लीजिंग, हायर परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग आर द डोमेन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज करती हैं क्या ये काम, या म्यूचुअल फंड करते हैं ये काम, या कमर्शियल बैंक करते हैं, या बोथ ए एंड सी दोनों करते हैं? कौन करता है इसका? क्वेश्चन नंबर 7। म्यूचुअल फंड तो करते नहीं भाई, मेनली तो मैं आपको बता दूं ये काम करती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। लेकिन बैंक कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं। तो इसलिए ए भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। दोनों कर सकते हैं, मेनली मैंने बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी करती है, ठीक, बैंक भी कर सकती है। और ये लास्ट में अनाउंसमेंट है दोस्तों दोबारा कि 10 सितंबर से प्रोग्राम हो रहा है। आपका मन करे तो आप एनरोल करा सकते हैं। फोन नंबर आपको दे दिए गए हैं, ये दो नंबर आपके पास हैं, ये दो नंबर है 8700526959। दूसरा नंबर 99535873
और ये मेरा पर्सनल नंबर है 9350476949। प्रोग्राम से रिलेटेड बातें ऑफिस में करेंगे और बैंकिंग से रिलेटेड को बात करनी हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर कर सकते हैं। Thank you very much, my friends. You remained associated with us in this session, and we are pretty sure कि जो सवाल यहाँ कराए गए हैं उनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में, और इस प्रकार के कुछ और वीडियो हम समय समय पे लेके आएंगे। चैनल अगर यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आपके अपने इंटरेस्ट में दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।